प्रोग्राम करना पड़ा, लेकिन आज हजारों साथी घर बैठ के जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव इस शो को देख रहे हैं। और आज मजबूरी थी कि हम सिर्फ अपने अचीवर्स जो चैल जा रहे हैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करें, ताकि यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप कुछ समय आराम करें, डिनर करें और उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग पढ़ेंगे आगे। आज खुशी है कि 6 साल कंप्लीट हुए। हालांकि 6 साल बहुत बड़ा समय भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा समय भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6 साल काफी होते हैं, खासकर नेटवर्क इंडस्ट्री में। अगर भारत की बात करूं तो भारत में 5वां साल आते आते बंद हो चुके होते हैं। ये सच्चाई है। मैं और त्रिलोचन जी जब मिले, शुरुआत करी हमने मैक बायो साइंसेस की, तो मुझे पता था कि विश्व में आने वाला समय जो है वो आयुर्वेद को बहुत ज्यादा सम्मान मिलने वाला है। आयुर्वेद का समय आने वाला है, क्योंकि पिछले काफी समय से हम सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बनकर जो आ रहे थे मेडिसिन में, उसके दुष्प्रभाव सामने आ रहे थे। ड्रग रेजिस्टेंस, हर कुछ समय के बाद नई एंटीबायोटिक। आप सोचिए, जब पहली बार एंटीबायोटिक आई थी, हम सब ने बचपन में, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने एक एंटीबायोटिक पढ़ी थी पेनिसिलिन। आज पेनिसिलिन को यूज ही नहीं कर सकता, इट्स लाइक अ पॉइजन नाउ। तो आयुर्वेद की शक्ति को आज इस कोविड समय पे सबने समझा। जब पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया की इकोनॉमी माइनस में थी, आयुर्वेद ने 45% का ग्रोथ लिया। पूरे विश्व में जब कोई दवा काम नहीं कर रही थी इस पैंडेमिक के टाइम पे, सरकार भी हिट एंड ट्रायल कर रही थी, उस समय पे पूरी दुनिया में लोगों ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमने आयुर्वेद का सहारा लिया। ये वो देशों का भी वही हाल था जो अपने आप को आधुनिक मानते हैं। आज वो देशों में लोग हल्दी, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी। मेरे कई मित्र अमेरिका में हैं, हमारे कई रिलेशन में लोग अमेरिका में हैं। जब कोविड की शुरुआत हुई, जैसे एक भय की लहर बढ़ी, तो आप मानेंगे अमेरिका में हल्दी खत्म हो चुकी थी शेल्फों से। बड़ी अजीब सी स्थिति थी वहां। एनीवे, ताकतवर है और समस्या से निकल जाता है। हमने भी ठाना कि हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। हम दवा बना रहे थे उस समय पे, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ताकि जो नॉर्मल कंडीशंस में एंटीबायोटिक ना लेनी पड़े हमें। तो उसके ट्रायल चल रहे थे। उसके ट्रायल जब कंप्लीट हुए तो हमने यूरोपियन जर्नल में पब्लिकेशन निकाला अपना। किसी भी दवा का अगर इंटरनेशनल जर्नल में कभी पब्लिकेशन आए तो उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत अधिक मानी जाती है। तो हमारे कई पब्लिकेशंस आ चुके हैं। वायरोविन का इंटरनेशनल जर्नल में, यूरोपियन जर्नल में पब्लिकेशन आया। तब कोविड जोड़ पकड़ना शुरू हुआ, तो कोविड के ऊपर फिर हमने इसकी टेस्टिंग जब शुरू करी तो बहुत सारे हमें शुभ संकेत मिले, बहुत सारे हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिले। और उसके बाद हमने बैंगलोर में बात करी, ये सब जानते हैं, और डॉक्टर संदीप अरोड़ा थे, डॉक्टर विश्वास अभी स्टेज पे थे। एक्चुअली ये फार्मूलेशन जो डिज़ाइन करी थी डॉक्टर राजेश विश्वास द्वारा डिज़ाइन करी गई थी, जो आज स्टेज पे हमारे साथ थे। डॉक्टर संदीप अरोड़ा ने उसकी एनिमल टेस्टिंग कंप्लीट करी थी कि उसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग को समझा जाए, लंग्स के ऊपर इफेक्ट्स को एनिमल पे समझा जाए। उसके बाद डॉक्टर संदीप अरोड़ा ने उसके साथ, हमारे साथ, इसकी स्टेबिलिटी स्टडी करी, ताकि ये प्रोडक्ट की कितना स्टेबल है, ये उसका स्टडी हुआ। और फाइनली सबको पता है, बेंगलोर के मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके हमने 2 स्टेट्स में इसके ट्रायल करे, और रेस्ट इज हिस्ट्री। नाउ आई थिंक दिस इज द फर्स्ट आयुर्वेदिक ड्रग जो आपकी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में प्रूव हो चुका है कई स्टेजेस के ऊपर। इतना टेस्ट तो किसी शायद
वैक्सीन का भी नहीं हुआ। वैक्सीन का डाटा भी 3200 का है या 3400 लोगों का है। हमने तो इसकी हजारों डबियां आप सबने लोगों को पहुंचा दी थी। इसकी पहली ऐसी ड्रग थी जिसकी आयुर्वेद में जिसकी ADR रिपोर्टिंग हुई। तो ये सब चीजें हमारे पिछले कई सालों से चल रही थी। आज अगर मैं याद करूं कि जिस दिन हमने अमूल्य की शुरुआत करी थी, उस समय मैं और त्रिलोचन सर दवा बनाते थे। हम जब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे तो बीच में जो चैनल्स हैं वहां तक हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे, डॉक्टर्स के चैनल या बाकी चैनल से। तो हमें लगा कि हम दवाओं को कैसे लास्ट लेयर तक पहुंचाएं। उसका जरिया समझते समझते ये समझ में आया कि नेटवर्क के माध्यम से हम पूरे देश की जो लेयर है, लास्ट लेयर, वहां तक बिना किसी ऐड के भी पहुंच सकते हैं। और वो नेटवर्क था। मैंने जब नेटवर्क को समझना शुरू करा, शुरुआत से कम 1.5 साल का समय लिया टू अंडरस्टैंड कि हाउ नेटवर्क वर्क्स। और आज मैं आपको ये दावा कर सकता हूं कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी बिजनेस में संभावना है तो वो नेटवर्क बिजनेस में है। और मैं ये मोटिवेशनल टॉक नहीं कर रहा हूं। आज अगर हम कंपेयर करते हैं मलेशिया से, तो मलेशिया में 1000 में से 8 लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं। अमेरिका का लगभग 30% सेल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होती है। और जो भारत का आंकड़ा है वो 1000 में से 0.4 है। समझ गए? 1000 में से 8 लोग मलेशिया, भारत में 0.4, लगभग पैरेलल इकोनॉमीज है। तो हमारे देश में बहुत अधिक संभावना अभी बची हुई है। जब हमने शुरुआत करी तब रेगुलेटर नहीं था, ना गाइडलाइंस थी, सिर्फ 2 स्टेट्स की गाइडलाइंस थी, केरला की और राजस्थान की। और उस समय बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की। तो अल्टीमेटली गाइडलाइंस आई और अभी बहुत गंभीर प्रयास हो रहे हैं कि भारत में रेगुलेटर आ जाए। और उसकी शुरुआत पंजाब ने करी है पहली। आज सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव नेटवर्क में शायद मुझसे बहुत ज्यादा है। मुझसे बहुत समय पहले से ही आप नेटवर्क इंडस्ट्री में रहे। लेकिन अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री को ध्यान से देखें भारत में, तो इलेक्ट्रिक वेव की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती गई। शायद हमने चीजों को ठीक से नहीं समझा, या शायद हम वही गलतियां बार बार रिपीट करते गए जिसका हमें अनुभव हुआ था कभी। मैं थोड़े दिन पहले एक स्टोरी मेरे को याद आई, हम सब ने बचपन में पढ़ी हुई है। वो स्टोरी क्या है कि एक बार बहेलिया जाल बिछा के बहुत सारे तोते पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। तो उसमें वो रास्ते में एक सज्जन पुरुष मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इतने तोते क्यों पिंजरे में बांध के लेके जा रहा है? तो उसने कहा कि मेरा बिजनेस है जी, मैं तो बेचूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इसको छोड़ दे। पढ़ी है ना स्टोरी ये सबने। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दे तोतों को, ये बेचारे जीव हैं, इसको क्यों पिंजरे में कैद करना। तो उसने कहा कि भाई मेरी ये रोजी रोटी है, मुझे पकड़ कर अगर मैं बेचूंगा नहीं तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि ठीक है, ये सारे पैसे मैं देता हूं तेरे को, लेकिन तू तोतों को छोड़ दे। मैं अपनी आंखों के आगे इनको बेचारों को कैदी बनने नहीं देख सकता। उन्हें जैसे छोड़ा, उन्होंने एक तोता पकड़ा। उनको लगा कि मैं इसको सिखाता हूं कि आगे से जाल में नहीं फंसना। उन्होंने तोते को थोड़े दिन अपने रखा, ट्रेनिंग दी कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, पिंजरे में फंसना नहीं। उसको उन्होंने 5, 7, 10 दिन ट्रेनिंग दी। तोता सीख गया, स्मार्ट था, और वो रोज बोलने लगा कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, पिंजरे में फंसना नहीं। तो उन्होंने कहा भी ट्रेंड हो गया, अब इसको छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि थोड़े दिन बाद दोबारा देखता हूं कि इसने लोगों अपने बाकी तोतों को ट्रेनिंग दी कि नहीं। तो जैसे ही वो थोड़े दिनों के बाद देखा, फिर जाल में सारे तोते फंसे हुए, वो भी बीच में फंसा हुआ था। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो तेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, तेरे को क्या सिखाया था? कहता आपने सिखाया था कि भेड़िया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं, पिंजरे में फंसना नहीं। तो कहते फिर तू कैसे फंस गया? कहता सर मैंने रट तो ली थी ये लाइन, तो मुझे लगा कि ये मंत्र है और इस मंत्र से ही काम हो जाएगा। तो इंडस्ट्री में बार बार वैसी गलतियां होती है। लोग आते हैं, दाना डालते हैं, जाल बिछाते हैं, फंसाते हैं, फिर हम जीरो पे होते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर जीरो पे होते हैं। तो अमूल्य में हम लोगों ने ये चीज की शुरुआत करी। आज मुझे इस बात को लेकर गर्व है कि हमने 100% कंप्लायंस पे काम करा। आज 12 स्टेट्स हैं, 457 कंपनियां थी जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ गाइडलाइंस में सहमति दी। उसमें से मात्र 50 कंपनियां हैं जिन्होंने पूरी 14 स्टेट्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा। क्यों? हजारों भारत में कंपनियां नेटवर्क की जिन्होंने नेटवर्क में काम करा, लेकिन आज वो गाइडलाइंस में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि वो टेम्परेरी है। यहाँ पे उनको पता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए समय बिताना है और उन्होंने गायब हो जाना है। और आप सबने बहुत सारे ऐसे अनुभव लिए हैं, टैक्स जमा नहीं हो रहा। भाई जिस दिन आपके दिमाग में खटका आना चाहिए कि कोई कंपनी आपका टैक्स जमा नहीं करा रही, उसी दिन आपको सचेत होना चाहिए कि आपका टीडीएस कटा और जमा नहीं हुआ। आपको उसी दिन सचेत होना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग 2 साल काम कर रहे हैं, बाद में टीडीएस जमा नहीं हुआ जी। क्यों नहीं जागते हम इन सब चीजों पे? क्यों आप ये नहीं देखते कि ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स आपका नहीं जमा करा रही वो बेईमान है? हमने ये शुरुआत करी थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें आपको जहां पर आप अपनी रिटायरमेंट की डेट लिख कर जाए। और 6 साल में प्रूव हुई हैं बातें। कमियां हो सकती हैं, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आज जिस मुकाम पे अमूल्य है, हमने 6 साल में जो नींव बनाई वो बहुत सॉलिड नींव है। आज जो ये बातें स्टेज पे हो रही थी रिसर्च को लेके, ये हमें भिन्न करती है दुनिया से। आज चाहे आपको उसका कमर्शियल लाभ ना मिल रहा हो, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है। आज उस वैल्यू को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आने वाले 5 साल बाद आप इस चीज को खुद मानेंगे कि जो चीजें मनीष बोल रहा था वो एकदम सही थी। पूरी दुनिया में आज अगर भारत विश्व की सुपर पावर है, हम विश्व के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं एलोपैथी मेडिसिन में। आयुर्वेद में हमारा अपना शास्त्र जो 5000 साल पुराना ज्ञान है, उसके बावजूद भी हम पूरे विश्व का 3% भी हिस्सेदारी नहीं है हमारे पास बिजनेस की। आयुर्वेद में हमसे बहुत आगे चाइना है, मलेशिया है, कोरिया है, वियतनाम है, अमेरिका है, जर्मनी है, जिन्होंने आयुर्वेद हमसे सीखा और आज वो हमसे बेटर कर रहे हैं। उसका सिंपल कारण है, आज भी भारत में आयुष डिपार्टमेंट से अगर किसी प्रोडक्ट की अप्रूवल लेनी हो, आपको लिखना पड़ता है कि अश्वगंधा भव्य प्रकाश निघंटू पेज नंबर 123। त्रिलोचन जी बैठे हैं, सैकड़ों अप्रूवल लेते हैं ये। आज मेरे ख्याल 50 से ज्यादा कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, हजारों अप्रूवल ली होंगी। आज भी भारत में वही होता है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएं, उसको बोले कि भाई ये मैंने ब्रह्मी आपके यहाँ बेचनी है, वो कहेगा आप बताइए कैसे ब्रह्मी काम करती है। हम कहेंगे भव्य प्रकाश निघंटू पेज नंबर 123। वो कहेगा जेब में रख, आगे चल। तो ये चीज आज हम लोगों ने कुछ समय पहले रियलाइज कर ली थी कि विश्व लेवल पर अगर कोई चीज को प्रूव करना है तो उसका साइंटिफिक डाटा आपके पास होना चाहिए।
आज वायरोविन का हमारा इंटरनेशनल पेटेंट है, एपिलेप्सी का हमारा इंटरनेशनल पेटेंट है, रेडिएशन का हमारा इंटरनेशनल पेटेंट है, डायबिटीज का पेटेंट, लिवर का पेटेंट, और अभी 6 और जो डॉक्टर साहब बताकर गए, ये सारी रिसर्चेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके पेटेंट अभी अगले कुछ महीनों में फाइल होने वाले हैं।